नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आज का अपडेट है, ताज़ा अपडेट है। अमेरिका ने दो बड़े फैसले लिए हैं आज दिन में। ये दो बड़े फैसले कौन कौन से हैं, इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आपको मोटा मोटा बता दूं कि 65 ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अमेरिका ने खींच लिया है। 65 से 66 ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला लिया है अमेरिका ने कि जो देश रसिया से तेल खरीदने वाले होंगे उन देशों पर 500% का टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। 50% टैरिफ पर ही भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ देने वाला देश था। अब 500% तक का टैरिफ हो जाएगा। यानी कोई सामान अगर 100 रुपए का था तो वो 600 रुपए का मिलेगा। वहाँ पर भारत का कोई सामान 500 रुपए का एक्स्ट्रा टैरिफ में देना पड़ेगा। तो ये दो बड़े फैसले आए हैं। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसको आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। देखिए, पूरा हाहाकार मचा हुआ है सोशल मीडिया पर सब जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। इससे भारत, मतलब आप समझ लो, मजबूर हो जाएगा रसिया से तेल ना खरीदने का। और ये होना था, इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी हुई थी इसकी, क्योंकि इसीलिए ये वेनेजुएला पर अटैक किया, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व था, उस पर कब्जा कर लिया है। और अब जब सबसे ज़्यादा तेल हो गया है तो दुनिया को मजबूर करेगा, जो बायर्स है उनको मजबूर करेगा कि आओ हमसे तेल खरीदो, रसिया से या और देशों से तेल ना खरीदो। अगर रसिया से तेल खरीद रहे हो तो 500% का टैरिफ, मतलब 50% टैरिफ लगाने के बाद भी यहाँ पर देखा इंडिया अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा है। इंडिया बाकी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके या बाकी देशों से डील वगैरह करके काम चला ले रहा है, फिर भी तेल खरीदे जा रहा है। तो अब इन्होंने एक ऐसा मूव चला है, एक ऐसा दांव चला है जिससे इंडिया मजबूर हो जाएगा इससे तेल खरीदने के लिए, और रसिया से जो तेल खरीदता था उसको बंद करने के लिए। क्योंकि 500% टैरिफ का मतलब समझ रहे हो आप, कि कोई सामान जैसे मान लो $1000 में लेते थे ना, उसमें अब 500% यानी $5000 तो आप जोड़ दो टैरिफ का, टोटल वो $6000 का हो जाएगा। इतना बड़ा टैरिफ है। तो अब जब आपका 1000 वाला सामान जब 6000 का मिलने लगेगा, $6000 का, तो कौन लेगा? कोई लेगा ही नहीं। जब कोई लेगा ही नहीं तो आपके एक्सपोर्टर्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज, इधर उधर का टैक्स वगैरह फलाना ढिमका दे करके वहाँ पर ले ही क्यों जाएंगे बेचने? यानी वो उस देश में बेचने ही नहीं जाएंगे। तो इससे पूरा पूरा लॉस होने वाला है। जो एक्सपोर्टर डिपेंड थे, जो वैसे ही 50% टैरिफ की मार झेल रहे थे और इतना अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, वो तो समझो पूरी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। ये भारतीय इकोनॉमी पर बहुत बड़ी चोट है। इसके अलावा इन्होंने जो 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को पुल ऑफ कर लिया है, ये भी बहुत बड़ी चोट है। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। लेकिन आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको बता दूं, 6 मंथ की और ईयरली ई बुक आ चुकी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वार्षिकांक या 6 मंथ का जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आप लेना चाहें, वो ई बुक जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हैं। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है, इसमें प्रश्नोत्तर माध्यम में होता है। 6 मंथ में 2000 प्लस क्वेश्चन हैं, वार्षिकांक में 5000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर मैंने कवर कराए हुए हैं, योजना परियोजना, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार सम्मान से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सब चीज़, टेबल चार्ट, इन्फोग्राफिक, मैप, सब कुछ यूज किया जाता है। प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑप्शन वाइज के साथ रहता है। तो आप ये ई बुक एमजेटी ऐप से जाकर के ले सकते हैं। हमारे ई बुक सेक्शन में जाकर के आपको मिलेगा। व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भी। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, ट्रंप ने जो ये फैसला लिया है ना, इसका असर कल की मार्केट पर देखने वाला है। क्योंकि कल की मार्केट भारत की क्रैश होगी, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप समझो, जो जो भी एक्सपोर्टर जो डिपेंड थे इंडिया यूएस ट्रेड के बीच में, या जो जो भी ऐसे कंपनियां जो डिपेंड हैं ऑयल से रिलेटेड, जो रसिया और इंडिया से रिलेटेड जो रिलेशन रहते थे, उन पर असर पड़ेगा। भारत यूएसए पर जो रहते थे उन पर असर पड़ेगा। तो यानी ओवरऑल बहुत सारी कंपनियों के कल शेयर प्राइसेस गिरने वाले हैं, सुबह होते ही, मार्केट खुलते ही। इसके अलावा जो 65-66 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला लिया गया है यूएसए के द्वारा, ये भी बहुत बड़ा, बहुत गंभीर फैसला है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये कैसे चलते हैं? इनके जो एम्प्लॉय होते हैं, इनका जो खर्च होता है, इनके द्वारा जो काम कराए जाते हैं, वो कैसे कराए जाते हैं? वो फंड से कराए जाते हैं, पैसे से। वो फंड आता कहाँ से है? वो फंड इन्हीं कंट्रीज के द्वारा डोनेशन से आता है। अब इसमें इकोनॉमी के अनुसार विकसित देश जो होते हैं वो ज़्यादा फंड देते हैं, ज़्यादा डोनेशन देते हैं, और जो कम होते हैं, विकासशील होते हैं, वो कम डोनेशन देते हैं। भारत अपने आप को हमेशा विकासशील दिखाता आ रहा है।
तो ऐसे में जो बड़े बड़े देश हैं उनके फंडिंग से ही ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अकेला अमेरिका ऐसे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग करता था, बहुत बड़े बड़े डोनेशंस देता था, जैसे WHO वगैरह हो गए, पेरिस जलवायु समझौते हो गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। इन सब से अपने आप को पुल ऑफ कर लिया है, मतलब अब इनमें अचानक से वित्तीय संकट आ जाएगा, फाइनेंस की कमी आ जाएगी, पैसों की कमी आ जाएगी, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभियान है, जो कैंपेनिंग है, जो चीज़ें चल रही हैं अवेयरनेस के लिए, वेलफेयर के लिए, वो रुक जाएंगी। इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी है जो भारत, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और भारत इसको खूब फुल करके प्रमोट करता था, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। आपको पता होगा 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान भारत और फ्रांस की संयुक्त लीडरशिप में इसको शुरू किया गया था। इसके जरिए भारत सोलर एनर्जी को खूब प्रमोट करता रहा दुनिया भर में। उसके बाद भारत भी अपने यहाँ खूब बड़े बड़े सूर्योदय योजना जैसी योजना चला करके, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला करके खूब प्रमोट करता है। दुनिया भर को ये बताता है कि भाई सोलर एनर्जी जो है फ्यूचर एनर्जी है और ये जीरो कार्बन एमिशन के लिए है, इससे धरती को भी खतरा नहीं होगा, तो इसको यूज किया जाए। प्रमोट करता है भारत खूब, गुड़गांव में हेडक्वार्टर भी है इसका, फ्रांस भी प्रमोट करता है। लेकिन अमेरिका इससे अपने आप को खींच लिया। अमेरिका कह रहा है फालतू का ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी अपने आप को खींच लिया कि कोई जिस जलवायु समझौते की मैं बात कर रहा हूँ, पेरिस जलवायु समझौता, ये भी COP21 सम्मेलन यानी 2015 के ही पेरिस के ही सम्मेलन में ही, COP21 के सम्मेलन में निकल करके आया था। इसके तहत ये हुआ था कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है टेम्परेचर 2050 तक। अभी वर्तमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रखो ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, उथल पुथल होगा वातावरण का, जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो इससे व्यवस्थाएं हिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब जो द्वीपीय देश हैं वो डूबने लगेंगे। इसके अलावा जो पर्यावरण से जो संतुलन बना हुआ है कि कभी गर्मी होती, कभी बारिश होती है, कहीं पर फिक्स है कि भाई इस महीने में बारिश होगी, इस महीने में ठंडी सर्दी शुरू होगी, वो सब उथल पुथल हो जाएगा। मौसम जहाँ बनता था वहाँ न बनकर कहीं और बनेगा, कहीं और बादल फटेगा, कहीं और भूस्खलन होगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसीलिए ज़रूरी है कि कार्बन का एमिशन कम से कम करो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ग्लेशियर्स कम पिघलें। तो इससे ग्लेशियर्स अगर कम पिघलेंगे तो वातावरण, जो जलवायु है, जो जहाँ पर निश्चित जगह पर बनता है वो वहीं पर बनेगा, है ना, वरना आंधी तूफान भूकंप ये बहुत आएंगे। लेकिन ये पेरिस जलवायु समझौते से पहले ही बाहर हो गए थे, WHO से भी पहले ही बाहर हो गए थे। अब 66 और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ये बाहर हो गए हैं, तो यानी इसकी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अपने बड़े बड़े अभियान नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे देशों में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अफ्रीकी जैसे देशों में बहुत सारे वेलफेयर वाले काम करते हैं। WHO को ही ले लो अगर आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये अफ्रीकी देशों में या कहें कि लैटिन अमेरिकी देशों में बहुत सारे जो गरीब देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी महामारियाँ जब फैल जाती है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है WHO। लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी मात्रा में। उन नागरिकों का क्या होगा? यहाँ ट्रम्प कह रहे हैं कुछ नहीं, हमसे किसी से मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ मतलब है ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल इनका नारा है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ड्रिल करो। और अब तो खजाना भी लग गया है। खजाना क्या? वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व। वेनेजुएला को इसीलिए इसी ने अटैक किया था कि जिससे उसकी ऑयल रिजर्व पर कब्जा आ जाए। अब ऑयल रिजर्व पर कब्जा हो गया, मतलब आप समझो कि कोई एक दुकान है, उस पर आप कब्जा जमा लिए। अब उस दुकान पर या उस फैक्ट्री पर कब्जा जमा लिए, तो अब आपको ये भी तो चाहिए कि उसका माल बेचेंगे कहाँ पे? बेचेंगे उस लार्ज स्केल पर, लेने वाला भी तो होना चाहिए। और आप चाहते हो जल्दी बेचें, 3 साल के अंदर ही बेचें, क्योंकि 3 साल के बाद टर्म आपका चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप ऐसा चाहोगे कि बाकी और किसी की दुकान जो है वो बंद हो जाए। तो बाकियों की दुकान से अगर कोई ग्राहक सामान खरीद रहा है ना, तो आप ऐसा कह दो कि भाई उसकी दुकान से अगर लोगे ना तो हम अपनी दुकान का कभी कोई सामान नहीं देंगे, या हमारी दुकान पर कोई चीज़ बेचने आओगे या हमसे कोई भी संबंध रखोगे तो उसका बहुत तगड़ा करारा प्रहार करेंगे। उसको इतना डरा दो, इतना धमका दो कि वो किसी और की दुकान पर जाए ही ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही दुकान पर आए। यही हाल किया है कुछ अमेरिका ने भारत के साथ। भारत 88% अपना जो नीड है वो पूरा करता है खरीद करके ऑयल। भारत में 12% ही उत्पादन होता है क्रूड ऑयल का, 88% भारत अपनी ज़रूरतों का खरीद करके काम करता है पूरा। यही बात जानता है अमेरिका कि भारत सबसे बड़ा बायर है।
इसीलिए भारत जो है ये भारत पर और चीन पर, चीन भी ऐसे ही बड़ा मात्रा में बायर है, रसिया से सबसे ज़्यादा तेल चीन ही खरीदता है, उसके बाद भारत खरीदता है। लेकिन अब ट्रंप ने क्या कहा है कि जो देश रसिया से ऑयल खरीदेंगे उन पर लगेगा 500% का टैरिफ। मतलब या तो रसिया से तेल ही खरीद लो या तो हमसे व्यापार और संबंध ही रख लो। रसिया से अगर खरीदोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमसे कोई व्यापार कोई समझौता नहीं होगा तुम्हारा, पूरा पूरा जितना भी हम पर डिपेंडेंसी है सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत गंभीर चुनौती है आज के टाइम पर भारत के लिए कि भारत जहाँ पर ये पर्यावरण और दुनिया भर के बहुत सारे देशों के लिए, खास करके यूरोपीय देश जो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को लेकर के और इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न व्यक्त करते हैं, अपने यहाँ भी मतलब कार्बन एमिशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उन सब के लिए बड़ी गंभीर चुनौती आ गई है, चिंता का विषय आ गया है कि यहाँ सारा क्लाइमेट जो भी ग्लोबल वार्मिंग ये सब टेंशन है, जलवायु टेंशन है, इसको सबको ताक पर रख दिया है ट्रंप ने कहा है निकालो खूब तेल, बेचो खूब तेल, जो ना खरीद रहा हो उसको जबरदस्ती बेचो, जबरदस्ती उससे खरीदवाओ। खैर आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि अब यूरोपीय देश जो है ना, इनको एकजुट होना पड़ेगा। इनको तो पहले चाहिए G7 से इनको बाहर करें अमेरिका को इस ऐसे ही नाटो से भी बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि वैसे तो बात ये है ना, दिक्कत यही है कि अमेरिका से ही सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में हर ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन अमेरिका ही देता है। अब नाटो को देख लो, 32 देश हैं, लेकिन गिनने को 32 देश हैं, ऐसे छुट्टे फुट्टे 32 देश। सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, कोई भी दिक्कत आती है तो अमेरिका ही उसको पूरा पूरा अमेरिका ही मैनिपुलेट करता है। इसीलिए नाटो भी नाम का रह गया है, सारे 31 देश एक तरफ अमेरिका अकेले। ऐसे ही G7 में भी है, G7 बना था जब तो वो टॉप 7 इकोनॉमीज का ग्रुप बना था, लेकिन आज के टाइप पर उसमें अगर देखोगे ना तो उसमें आपको इटली दिखेगा। इटली जो टॉप 7 में भी नहीं है, इटली का कोई मतलब ही नहीं है। भारत आपको दिखेगा, भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो G7 में आपको नज़र ही नहीं आएगा। G7 में ऑब्जर्वर के रूप में इसको बुलाया जाता है, जबकि ग्रुप ऑफ 7 G7 जब बना था 70 के दशक में, तब ये सबसे बड़ी इकोनॉमी जो थी उस टाइम पर उनको लेकर बना था। इसमें रसिया हुआ करता था 2014 से पहले, खैर वो तो क्रीमिया युद्ध के बाद हटा दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन रसिया अगर आज होता भी तो वो भी मुस्कुरा रहा होता कि भाई हम भी तो नहीं आते हैं टॉप 10 इकोनॉमीज़ में, तो हमें क्यों यहाँ पर रखे हो। तो ऐसे ऐसे देश यहाँ पर हैं G7 में, तो नाम मात्र का रह गया है G7 भी। तो लेकिन अमेरिका उसमें है टॉप पर, चाइना उसमें नहीं है, G7 का हिस्सा नहीं है। चाइना जो है दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो कुल मिलाकर के ये लोग अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बनाया करते थे उस टाइम पर, और अपने हिसाब से ही हिपोक्रेसी चलाया करते थे। और आज यही हिपोक्रेसी खुल करके आने लगी है ट्रम्प के टाइम पर। खुल करके ये किसी भी देश को धमका रहा है, हड़का रहा है, दबाव डाल रहा है, जो नहीं झुक रहा है उस पर टैरिफ पे टैरिफ लादे जा रहा है। भारत पर भी इस समय बहुत बड़ी चिंता आन पड़ी है। हालांकि भारत ने पिछले दिनों में क्रूड ऑयल खरीदना कुछ कम किया था। मतलब आप देखो कि भारत जो है 2024-25 में जहां 35% खरीदने लगा था ऑयल, वही 2025-26 में ये 32.3% कर दिया, और भी कमी की है। मतलब जितना टोटल भारत खरीदता है देशों से ऑयल, उसमें 35% तक बढ़ा करके कर दिया था रसिया से। केवल 35 क्या 40 भी एक टाइम पर हो गया था बीच में कुछ महीनों के लिए। लेकिन वो सब अब घटाकर टोटल बाइंग का 32% है। यानी अगर डिक्रीमेंट देखा जाए तो रसिया से ऑयल खरीद का 15 से 25% तक भारत ने घटाया है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ट्रंप नाराज है। ट्रंप को चाहिए क्या? ट्रंप को चाहिए सब हमसे ही खरीदो, भले ही तुम कितना दूर घुमा करके शिप लेकर के आओ हमारे यहाँ, कितना ही तुम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दो, लेकिन नहीं, हमारे पास तो अब खजाना लग गया है वेनेजुएला का, अब तुम खरीदो, इस पर पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा। यही वजह है ना, देखो जब वेनेजुएला पर अटैक हुआ, उसके राष्ट्रपति को किडनैप किया गया, तब कोई देश नहीं बोला, तब यूरोपीय देश सपोर्ट में आ रहे थे। अब यूरोपीय देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और भारत, चीन, रूस, इन सबको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इनको भी वैसे ही सैंक्शंस लाद देना चाहिए, जैसे रसिया ने जब यूक्रेन में ये इन्वेड किया था तो यूरोपीय देश सब इकट्ठा होकर और अमेरिका इकट्ठा होकर के रसिया पर तमाम सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। आज के टाइम पर 22,000 से ज़्यादा सैंक्शंस चल रहा है अकेले रूस। ऐसे ही सैंक्शंस लाद देने चाहिए अमेरिका पर। अमेरिका से मतलब जब अमेरिका खुद ही चाह रहा है भाई सबसे अलग थलग होकर के चलना, तो क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे हो उससे? तुम भी खत्म करो, बाकी लोग आपस में लड़ो, छोड़ ही दो उसको। अलग ही दुनिया में रहना चाह रहा है तो रहो अलग दुनिया में, 3 साल ही तो। या फिर अभी मिड टर्म इलेक्शन आए, क्या पता इम्पीचमेंट आ जाए, क्या पता महाभियोग लगा दिया जाए, गिरा दिया जाए, हो सकता है पूरा 3 साल ही ना पूरा कर पाए आगे का। तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं,
लेकिन ऐसे समय में कोशिश इनको करना होगा कि सबसे एक साथ जुट करके यूरोपीय देशों को भी मिलाएं, रसिया, चाइना, इंडिया आए साथ में, और उसके बाद अमेरिका को अलग थलग करें, तभी कुछ हो सकता है। वरना ट्रंप है, ये कुछ ना कुछ ऐसे बम फोड़ता रहेगा। खैर, ये जो 66 ऑर्गेनाइजेशन से निकला है, इसमें 31 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खुद संयुक्त राष्ट्र से हैं, जिसका हेडक्वार्टर खुद न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का। खैर, इसको तो पोलियो ही हुआ है। 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन है, 35 ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र से नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुए हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, WHO, यूएन के और निकाय, पेरिस जलवायु समझौता, इन सबसे बाहर हो गए। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। ड्रिल बेबी ड्रिल करते रहते हैं या इन पर, इनकी शर्तों पर भारत को झुकना पड़ता है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा सरल और सटीक भाषा में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।